बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। का सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हो, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। 1989 में धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई। कह रहे हैं ना, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कब क्या किसको बोल दे रहे हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। यूपी की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज है और इस बार का मुद्दा है 25 पैसे यानी चवन्नी का नहीं बल्कि सियासी सम्मान और सामाजिक अस्मिता का। अखिलेश यादव के चवन्नी वाले तंज पर जयंत चौधरी ने ऐसा पलटवार किया है कि सवाल अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत तक पहुंच गया है। यूपी में चवन्नी पर घमासान जारी है। चवन्नी यानी रुपए का चौथा हिस्सा 25 पैसा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरएलडी चीफ जयंत चौधरी की तुलना चवन्नी से कर दी। जयंत चौधरी वेस्टर्न यूपी के बड़े नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। जाट समाज से आते हैं। जाट समाज तक ये बात पहुंची। बयान को जाटों की अस्मिता से जोड़कर देखा जाने लगा। अब इसे लेकर जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव पर पलटवार भी किया है। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव को कहा कि अगर चवन्नी कहना ही था तो मुझे कह देते, मेरा नाम लेकर कह देते। पूरे जाट समाज को क्यों कहा? जाट समाज को ABCD सिखाने की बात क्यों कही? अखिलेश ने भले ही नाम ना लिया हो, लेकिन जयंत ने इसे अपने ऊपर लिया और सवाल दाग दिया। मुझे कहना था, मेरा नाम लेते, पूरे जाट समाज को बीच में क्यों लेकर आए? जयंत ने यहां तक कहा कि ऐसा अहंकार सिर्फ पतन की ओर ले जाता है। तो क्या अखिलेश का चवन्नी वार अब जाट अस्मिता का मुद्दा बन चुका है? क्या पुराने गठबंधन की तलखी अब जातीय सियासत में बदल रही है? क्या जयंत चौधरी इस मुद्दे को 2027 के चुनावी मैदान में बड़ा हथियार बनाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अखिलेश की चवन्नी वाली टिप्पणी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बनाम सपा की नई सियासी कहानी लिखी जाएगी? आज की बहस में सीधा सवाल है, चवन्नी का वार या 2027 की सियासी तैयारी? हम इसी पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी गौर कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में सहयोगी दल हैं, उन सब को अलग अलग प्रदेश भर में सीटों के बंटवारे की संख्या भी दे दी, जो मौजूदा स्थिति से कई गुना ज्यादा है। उस लिहाज से भी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दलों में यानी इस पूरे गठबंधन में अपनी तरह से सेंधमारी कर रही है और ये जानती है कि जो दल आज बीजेपी के साथ में हैं, वो कल उनके साथ में थे और आने वाले कल में एक बार फिर उनके साथ में हो सकते हैं क्योंकि वो छोटे ऐसे दल हैं जो लगातार सत्ता के साथ में रहना चाहते हैं। तो ये पावर किस तरीके से सेंट्रलाइज हो रही है या इसका विकेंद्रीकरण होगा, हम आज की चर्चा में इस बात को टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले वो बयान जो आज की चर्चा को आधार दे रहे हैं। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। और अगर 120 सीट नहीं दोगे तो इसका मतलब उनके समाज का आप अपमान कर रहे हो। अच्छा है, उनके साथ खड़े होने वाले हर सहयोगी जिन्होंने आज तक उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हो, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। बाकी लोकतंत्र है, जनता सबको बनाती है, जनता जनार्दन। सही कहा है उन्होंने कि जब किसी का पतन आता है तो वो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, तरह तरह की टिप्पणी करते हैं। वही हाल अखिलेश जी का है। जाट समाज को लेकर नहीं, जो उन्होंने जाट समाज ही नहीं सभी समाज पे टिप्पणी किया। उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ आए उनको चवन्नी से हमने रुपया बना दिया। तो जो लोग उनके साथ निषाद पार्टी भी गठबंधन की, भारतीय समाज पार्टी भी की, राष्ट्रीय लोकदल भी की,
बहुजन समाज पार्टी की उन्होंने सबके लिए कहा, खाली जाट समाज के लिए थोड़ा कहा है। माननीय जयंत चौधरी जी पर जिस तरीके की ओछी टिप्पणी की गई है यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। अखिलेश यादव जी, आपके पिता मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के राजनीति सिखा करते थे और चौधरी साहब ने उनका हाथ पकड़ के उनको नेता बनाने का काम किया था। वहीं आपके पिता ने चौधरी अजीत सिंह जी को 1989 में धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई थी और आज आप हम पे एहसान जता रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कदम नहीं रख सकते थे आप मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, परंतु राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन होने के कारण पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको वोट दिया, आपके विधायक वहां से जीत के आए राष्ट्रीय लोकदल के बदौलत, और आज आप हमको एहसान जता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की स्थिति बनी है उसमें अब ये पूरा मामला जातीय समीकरण या अलग अलग जो उत्तर प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय विरासत को संभाले हुए नेता हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन तक आ पहुंचा है, क्योंकि अब उन वोटरों को भी या उस तबके को भी समाज के अपने साथ में एक जोड़ने की बात सामने रखनी ही पड़ेगी अगर आप 2027 के चुनाव में जा रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में आकाश राय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, कपीश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सम्राट चौहान जी प्रवक्ता हैं आरएलडी के, आदर्श पटेल जी नेता हैं कांग्रेस के, और शैलेंद्र श्रीवास्तव जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कपीश जी कि जो चवन्नी वाली बात है, अब ये चवन्नी उत्तर प्रदेश में कौन कौन है, थोड़ा क्लियर हो जाए, मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, बात चवन्नी के क्लियर करने की नहीं, बात मुहावरे की है। खून की नदियां बह गई तो क्या खून की नदी बह जाती है? तो कोई उसको अपने ऊपर ले ले, इतनी तिलमिलाहट क्यों? राजभर साहब ने भारतीय जनता पार्टी को जब वो हमारे साथ थे क्या क्या नहीं कोसा था, जबकि हम सहमत नहीं थे उनके उस स्टेटमेंट से। आज वो सबक दे रहे। अरे भाई, चलनी सूप तो सूप चलनी, आपको सबक सिखाने की बात कही। हर बात पे वो ये कहते रहे कि हमने समाजवादी पार्टी को इतनी सीटें दिला दी। वो बात तो रालोद ने भी कही है। समाजवादी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको ये लोग मतलब दिला रहे थे सबसे ज्यादा, और हमने थोड़ी सी बात ले ली तो बड़ा कष्ट हो रहा है। अरे वो कत्ल करते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहे ले लें तो हो जाते हैं बदनाम। प्रधानमंत्री जी से किसी ने पूछा था कि यह दिमागी नक्सल किसके लिए कहा था? करिए निर्वचन, सब सारे लोग करें, स्वतंत्र हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जिस नेता ने अपने समाज को इसमें घसीटा है, उस नेता से मैं पूछना चाहता हूं कि जब हाथरस कांड में प्रोटेस्ट में आप गए थे और भारतीय जनता पार्टी के शासक के तानाशाही शासन ने आपकी पीठ पर तमाम मोहरें लगाई थी लाठी की, उस समय क्या जयंत चौधरी जी को या उनके बाबा का अपमान हो रहा था या नहीं हो रहा था? या जाट समाज का हो रहा था कि नहीं अपमान? बात इस चीज की है। आप इस बात की जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जाट के अपमान से अगर आप जोड़ रहे हैं तो आपको जाट समाज को वो भी बताना पड़ेगा कि जब आपको लठियाया गया था, उसके बाद माफी भी नहीं मानी गई थी, उसके बाद आपकी पत्नी ने भी इसको खुलेआम तमाम स्टेजों से यह बात को कहा था भारतीय जनता पार्टी को, और आप जब हमें छोड़ के चले गए उन्हीं के पास जिन्होंने आपको लठियाया था। तो कपिल जी तो ठीक है, हम आपकी बात इनको बतानी पड़ेगी। ठीक है, आपने जो बात कही उतने में हम बात को आपकी पूरा समझ रहे हैं, लेकिन अब मैं ये आपसे जानना चाहता हूं जो बात से आपके हम समझ पा रहे हैं। भाई मान लीजिए जयंत चौधरी हैं या ओम प्रकाश राजभर हैं या निषाद हैं, संजय निषाद जी हैं, अगर आप इन लोगों को अपने पाले में लाना चाहते हैं
तो पिन मारने की क्या जरूरत है? आप सीधे सीधे बुला सकते थे। शेखर भाई, हमने कब कहां कहा है कि हमें इनकी आवश्यकता है? हमने कहा है क्या आपको? हाँ, हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। अभी और भी लोग हैं सियासत की पार्टियां जो इनके तरह नहीं है। फिलहाल हमारी बातें चल रही हैं, मतलब सामने आ जाएंगी आपको चीजें। ठीक है, मतलब जयंत चौधरी नहीं चाहिए, राजभर भी नहीं चाहिए, संजय निषाद ये भी नहीं चाहिए हैं, और इसी तरीके के और भी बीजेपी के तमाम क्षेत्रीय संगठन जो पॉकेट्स में हैं, उनकी 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 कोई जरूरत नहीं है आपको। जो व्यक्ति अपनी स्वार्थ की लड़ाई में देश के संविधान, देश के समतामूलक समाज की स्थापना, किसानों से द्रोह करे, ऐसे पार्टियों की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले अपनी विचारधारा में सुधार लें। 700 किसान मरवा दिए थे आदरणीय मोदी जी ने 3 कानून ला करके, और उस समय जयंत चौधरी जी ने जो जो बातें कही थी, या किसानों को जो जो वादे बाद में यू टर्न करते हुए देश हित में मोदी जी के द्वारा 700 किसानों की शहादत के बाद वापस लिया गया था, तो कहा गया था कि हम एमएसपी पे गारंटी का कानून ले आएंगे। लाया। उन्होंने कहा था जिस तरीके से अजय मिश्रा टेनी के लड़के ने उनके चढ़ावे में आके बकायदा 4 किसानों के ऊपर थार गाड़ी चढ़ा दी गई थी, आज भी पनिशमेंट किसी के ऊपर नहीं है। तो ये सारी चीजें पूछी जानी चाहिए। चलिए ठीक है, गन्ना पूछते का हैं। भुगतान हो या यूरिया ठीक का ना बात है। मिलना हो। ठीक, चौधरी जी इसका इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इसका जवाब जाट के लेते हैं। लिए इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। इसका जवाब लेते हैं। सम्राट चौहान जी हमारे साथ में हैं, आरएलडी के प्रवक्ता हैं। सम्राट जी, जिस तरीके की बात अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कही गई है, कपीश जी ने कही है, आरएलडी उससे कितना मुतमईन है? कितना आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी आपके या जाट समाज पे हमला बोल रही है, और कितना आप इस बात को महसूस कर रहे हैं कि चुनाव से पहले ये अपने पाले में लाने का एक ऐसा प्रयास है जिसमें हो सकता है कि किसी को जोर से कुछ बोलो तो वो थोड़ा सा सीटों में रियायत करता हुआ अपनी तरफ चला आए, क्योंकि सपा को ऐसा लग रहा है कि माहौल उनके पक्ष में बन रहा है, हवा उधर की बह रही है, और चूंकि वो सीटें बीजेपी के सामने रख चुके हैं कि 100-125 सीटें आपके लिए आरक्षित करनी चाहिए उन्हें, तो जाहिर सी बात है कि आप वो क्लेम सपा से ना करें तो इसके लिए कुछ तो रास्ता निकालेंगे वो। देखिए शेखर जी, ऐसा है, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका सम्मान है और विपक्ष में है, लेकिन अब आज ये देखिए कि ये ऐसे माहौल में राजनीति के इतने बड़े चेहरे हो, इतनी बड़ी पार्टी के मुखिया हो, और ऐसी भाषा, निचले स्तर की भाषा इस्तेमाल करना, और वैसे ही निचले स्तर की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं आज की डेट में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लठियाए गए, ये किए, मतलब आप इनकी भाषा देखिए, ये अपने नेता की ही भाषा बात बोल रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इस तरह का भाषा आपने कभी इसके पहले इस्तेमाल होती हुई देखी है क्या किसी अच्छे आदमी के साथ मुझसे? और उस पर जवाब लेना, चमन्नी कहना। देखो, राजनीति में चुनाव के दौरान बहुत सारी पार्टियों के नेता बयानबाजी करते हैं, और उस बयान को लेकर आप किसी समाज को जो है गाली देना, किसी समाज को टारगेट करना, ये कहाँ तक न्याय है? आप जो है पश्चिम में आपको जाटों का वोट नहीं चाहिए, मध्य और पूर्वी क्षेत्र में आपको सवर्णों का वोट नहीं चाहिए, आपको पीडीए कभी बना लेते हो, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, कभी जो है पी से पंडित हो जाता है, आपको विरोध भी करना है, सवर्णों का, जाटों का वोट भी नहीं चाहिए आपको। पता नहीं, कुछ टोटल कंफ्यूज लग रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इनके प्रवक्ता जी भी पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। जो सीटों की बात है, तो सीटें तो आप खुद ही ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जो सवाल कहां तक जायज है। ये जायज सवाल है कि आप किसी दूसरे पार्टी की सीटों को आप बांट सकते हैं क्या? ये हक आपको किसने दिया?
अब इस पे अगर सवाल ये खड़ा होता है तो ये कोई सवाल ही नहीं है। ऐसी मतलब आज ऐसे नेता से ऐसी अपेक्षाएं कैसे कर सकता है यार। राष्ट्रीय लोकदल किसानों का नेतृत्व करती है ना। हम हाथरस कांड हुआ वो हमारा संघर्ष था, हमारे साथ उस वक्त भी किसान थे, आज भी हमारे साथ किसान हैं। हम तो किसानों के मुद्दों को विधानसभा लोकसभा में लेके जाते हैं, और कल भी लेके जाते थे, आज भी लेके जाते हैं। हम उनका नेतृत्व हम देखिए, राष्ट्रीय लोकदल किसानों का नेतृत्व करे, वो चौधरी चरण सिंह की एक बड़ी विरासत है, और उस विरासत को हम लोग लेके आगे जा रहे हैं। उस विरासत पर आप प्रहार नहीं कर सकते। ठीक आप है, कह रहे हो कि हम वहाँ के ठीक है, नहीं है, आपके प्रवक्ता बोल रहे हैं। ठीक है सम्राट जी, वहाँ जाट- आता हूं, कपिल जी आ रहा हूं। अभी और भी हमारे साथ में साथी हैं, एक बार जरा उनके पास हो आते हैं, सबके ओपनिंग कमेंट ले आता हूं मैं। हम चलते हैं आपके सहयोगी के पास ही चलते हैं, कांग्रेस के पास। आदर्श पटेल जी हैं हमारे साथ में। आदर्श जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि चवन्नी को उन्होंने रुपया बना दिया। अब इस बात से राष्ट्रीय लोकदल भड़का हुआ है। आपको क्या लगता है कि ये भाषा या इस तरीके के उपमा चुनाव के समय पे अखिलेश यादव ने ठीक की है, या कांग्रेस अपने इस महत्वपूर्ण सहयोगी से कुछ अलग राय रखती है? आदर्श जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क टूटा हुआ है। मैं आकाश जी के पास चलता हूं। आकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बीजेपी के सामने इस समय दो तरीके की स्थितियां हैं। एक तो यह है कि जिनका साथ आपको मिला हुआ है उनको अपने साथ में आप इंटैक्ट रखें, एक चीज यह है। और जो साथ आपको मिला हुआ है वो इस तरीके का है कि चुनावी मौसम में अक्सर हमने देखा है कि जो आपके साथ में है वो इधर से उधर या उधर से इधर अपनी अपनी तरह से आते जाते रहते हैं। मेरे ख्याल से अगर भारत रत्न का सम्मान न दिया जा रहा होता तो जयंत चौधरी के सामने वो स्थिति ना बनती कि वो बीजेपी के सपोर्ट में आते, लेकिन वो स्थिति बनी, उस समय पे बनी। अभी आज की तारीख में अपनी तरह से राजनीति में दाना डालना जिसको कहते हैं, वो दाने डाले जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि आपके जितने भी सहयोगी हैं वो आपके साथ में रहेंगे, या आपको लगता है कि बीजेपी को भी कुछ सोचना होगा और शायद वो अपना स्टेक भी बड़ा करना चाहेंगे? अखिलेश यादव ने उस चीज में भी तीली लगा दी है। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो शेखर जी, हमें यह समझना चाहिए कि जिन गठबंधन के साथियों की हम चर्चा कर रहे हैं, इनसे हमारा गठबंधन 2022 के चुनाव के बाद हुआ। 2022 में ये लोग अखिलेश यादव के साथी थे, और अखिलेश यादव के साथ होने की वजह से समाजवादी पार्टी की कुछ सीटों में बढ़ोतरी भी हुई थी। ये तो पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन जिस प्रकार से अहंकार की भाषा अखिलेश जी बोलते हैं, उन्हें कम से कम ये विचार करना चाहिए कि कभी उनकी पार्टी भी चवन्नी रही होगी। 1989 में जब पहली बार मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने तो कैसे बने थे, किसके समर्थन से बने थे, ये तो पूरा देश जानता है। यही भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया और मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने पहली बार। तो क्या ये माना जाए कि मुलायम सिंह यादव जैसे चवन्नी को रुपया बना दिया भाजपा के लोगों ने? इस प्रकार की भाषा ये बोलेंगे। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पिछली बार इनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उसके बावजूद इन्होंने गठबंधन कर लिया। तो कपीश जी, 2007 का दौर मुझे याद आता है, लखनऊ का वो सीन मैं भूलता नहीं हूं कि एसएसपी हाउस के सामने आपके वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव जी को एक सिपाही ने लपड़ मार दिया था, और उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। तो फिर 2019 में आपने क्यों गठबंधन कर लिया बहुजन समाज पार्टी के लोगों के साथ? आप लोग जब कोई बात कहते हैं तो कम से कम अपने बोलना बंद में भी कीजिए, झांक के तो आप दिखा दीजिए। देख लेना चाहिए। अगर आपके पीसीआर के पास इस तरीके का कोई वीडियो हो तो दिखा दीजिए। मैं जयंत चौधरी जी का वीडियो दिखा दे रहा हूं। पहले इनसे कहिए क्षमा मांगे, और नहीं तो ये दिखावे। वीडियो में अवेलेबल अरे मैं अगर इनके पास वीडियो हो, मैं आपको कोई उस समय का तत्कालीन समाचार पत्र में छपा हुआ चीज हो, जरा दिखलवाइए शेखर जी। या शेखर भाई कह दें कि हम मालूम है सामने मारे थे, या शेखर भाई ये कह देंगे कि हाँ हम एविडेंस दे रहे हैं, तो हम मान जाएंगे। वरना गलत एविडेंस मत दीजिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ,
मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि गलत एविडेंस देना बंद कर दीजिए। जिस चीज का कोई पब्लिक डोमेन में इतिहास ना हो, कोई एविडेंस ना हो, उसकी बात उछाल करके आप अपने गलती में पर्दा नहीं डाल सकते। आपने चौधरी साहब को पूरा लाठियों से सत्कार किया था और उनकी पत्नी ने जगह जगह एक एक जगहों पे जहां पे वो चढ़ी वहां पे उन्होंने बताया था आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके का सम्मान जयंत चौधरी के साथ किया था। आप बताइए उस समय जाट समाज आपसे कितना नाराज था कि नहीं था? क्या उस समय भी आपने कहा था कि ये लाठी जयंत चौधरी जी पे नहीं जाट समाज पे आपने चलाई थी? आप लोगों ये मान लिया जाए कि ये आपने लाठियां जो है चौधरी जी पे नहीं चलाई, ये लाठियां आपने जाट समाज पे चलाई थी। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी है। ठीक है आकाश जी और कपीश जी, मैं इस चर्चा को आगे लेके चलता हूं। आप दोनों में तनातनी हो गई, ठीक ठाक, आप लोगों ने अपनी शेखर जी, मुझे नहीं समझ में आता है कि जब ये लोग बोलते हैं तो बात नहीं बता पा रहे। ठीक है आकाश जी, ऐसा होता है चर्चा में। आप लोग सदन में भी इस तरीके का होता है, सदन में भी इस तरीके की चीजें बन जाती हैं। अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? जो बात आपने कही वो इनको चुभ गई, अब चुभ गई तो ये चर्चा नहीं चलने देंगे। लेकिन भाई हमारी मजबूरी है, हम आप दोनों लोगों से अनुरोध करते हैं कि ये सदन नहीं है और ना मैं आप समझिए हमारी एंकर की डिबेट चलने दीजिए। वो सतीश महाना जी का दिल बड़ा है, वो सदन स्थगित कर देते हैं। हम स्थगन यहां पे ले नहीं सकते, सबका समय बड़ा कीमती है। आप समझिए वो महाना जी के लिए ठीक है और माननीय विधायकों के लिए ठीक है। ये छोटी सी एक शेखर वार्ता है जो बड़ा संदेश लेकर के आती है आप सबके सहयोग से ही। अब मैं शैलेंद्र जी के पास चलता हूं, कुछ और थोड़ा सा इस चीज को आगे चलते हैं। राजनीति अपने आप में रोचक विषय है, ऐसे तंज भरे। अब क्या पता कि कपीश जी अभी आकाश जी के साथ कहीं अगले चौराहे पर चाय पीते मिले इस चर्चा के बाद। यह भी होता है, हमारे दर्शकों के सामने नहीं होगा, कैमरा नहीं होगा वहां पर, लेकिन हो सकता है, ये संभावना हमेशा रहती। शैलेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये तो बात समझ में आ रही है कि राजनीति अपने उरूज पर अब धीरे धीरे जा रही है और उत्तर प्रदेश की एक खासियत है कि यहां पर कब्रिस्तान और पाकिस्तान जिन्ना, मतलब आ ही गया, वो पाकिस्तान आ ही गया, पी से पाकिस्तान हो ही गया है, योगी जी ने कह दिया। तो जिन्ना भी अभी निकलेंगे, जिन्न भी निकलेगा, तमाम बोतलों के ढक्कन अब खुल रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके की हमारी राजनीति में आज की भाषा हो गई है और जिस तरीके से राजनीति का कलेवर हो गया है, उसमें चाहिए तो सत्ता, वो सपा हो, आरएलडी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, बीजेपी हो, सब सत्ता में ही आना चाहते हैं। विपक्ष में राजनीति करना बहुत देर तक किसी को पसंद नहीं। तो अब उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसी भाषा का आदी हो जाना चाहिए, या आपको लगता है कि यह समय है जब टटोला जा रहा है, ये वो टटोलने वाले तीर हैं जो टोही विमान की तरीके से जाएंगे और सामने वाले खेमे का पूरा टोह लेकर के आ जाएंगे और फिर सपा तय करेगी कि हम किधर जा सकते हैं, किसको ले सकते हैं। उधर आरएलडी तय करेगी कि अपने को बीजेपी के साथ में रहना है या कहीं और कोई नया ठिकाना ढूंढना है। जी नमस्कार। आपने एक तो बहुत अच्छा स्पीकर सतीश महाराज जी का एग्जाम्पल दे करके सदन की याद ताजा करा दी। ये जो अखिलेश जी का बयान है चवन्नी वाला, इसको आपको इस रूप में देखना चाहिए कि दिल का एक कसक था लंबे समय से, जो मौका देखते ही निकल गए। दरअसल बड़े अपनेपन के साथ बहुत से डिफरेंसेस को, पूर्व के पूर्वाग्रहों को दरकिनार करते हुए अखिलेश जी ने उनके साथ गठबंधन किया था। हम सभी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी की राजनीतिक विरासत उनके राजनीतिक पुत्र के रूप में मुलायम सिंह यादव जी थे, लेकिन बायोलॉजिकल पुत्र उनके श्री चौधरी अजीत सिंह जी थे। वो विदेश में रहा करते थे, उनका इंटरेस्ट नहीं था राजनीति। लेकिन चौधरी जी के न रहने या उनके विरुद्ध हो जाने की वजह से तब उनको आकर टेकअप करना पड़ा, पारिवारिक दबाव, ये सभी जानते हैं। ऐसे में यदि एक का हिस्सा जाएगा तो दूसरे के बीच में मतलब थोड़ी तलखी आएगी। वो तलखी हमेशा मुलायम सिंह यादव जी और चौधरी अजीत सिंह जी के बीच में बनी रही, इसलिए कभी उनका गठबंधन नहीं हुआ। अब उसको दोनों एक दूसरे के खिलाफ यूज करते हैं, इन्होंने धोखा दिया, एक दूसरे के खिलाफ भी पैंतरेबाजी चलती रही। उन सबको दरकिनार करते हुए अखिलेश जी ने और
जयंत चौधरी जी ने, दोनों ने कहा कि नई पीढ़ी है, चलो दोस्ती करते हैं और हमारा आपका एक वैचारिक आपसी सहमति है, आगे बढ़ाते हैं। इसलिए दोनों एक साथ आए थे, इसीलिए उसको बहुत अच्छी दोस्ती के रूप में प्रचारित किया गया था। और निश्चित रूप से उसके पीछे लाभ प्राप्त करना ही उद्देश्य था कि किसी तरह हम राजनीतिक सत्ता हासिल करें। कुछ पश्चिम में जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर बिल्कुल सॉलिड वोट है वो भी जुड़ जाएगा, और जो सपा का वोट बैंक है वो भी जुड़ा रहेगा। तो कुल मिला करके दोनों का बड़ा फायदा होना था। अब ऐसे में उन्होंने ये जानते हुए भी कि उस समय जब गठबंधन हुआ था, आरएलडी की स्थिति राजनीतिक रूप से मतदाताओं के ऊपर बहुत कमजोर हो चुकी थी, और ऐसे में कोई बड़ी पार्टी या स्थापित पार्टी उनको अपने साथ लेके एक सम्मानजनक सीट देना और उसकी कैंपेनिंग करा करके उनको सदन में फिर से अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, ये एक तरह से एक सपोर्ट था, एक इनिशिएटिव थी अखिलेश जी की तरफ से। उनको निश्चित रूप से उनके पार्टी के अंदरूनी लोगों ने मना किया, रावण क्यों दे रहे हैं, ये इतना डिजर्व नहीं कर रहे हैं आज की डेट में, कल करते रहे होंगे, अब आज तो नहीं कर रहे हैं। तो वो सब बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने किया था। और जब ऐसे में जीतने के बाद बीजेपी के साथ में जब उनका गठबंधन हुआ, उसमें भी उनकी मजबूरी थी चौधरी अजीत जी की, जयंत चौधरी जी की, कि उनको सत्ता के साथ इसलिए जुड़ना भी था कि उनकी पार्टी को स्थापित करनी, उनको अपनी एक मजबूत पहचान बनानी है। इसलिए वो उन्होंने मौके की नजाकत देखी। और चौधरी अजीत सिंह साहब तो इस बात के लिए बहुत फेमस थे कि जिधर सत्ता जाएगी उधर ही उनका रुख होगा। तो उन्होंने एक तरह से उनकी उस विरासत को, चाहे अब अगर कोई बुरा न माने, मैं हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ, कि चौधरी चरण सिंह जी की भी यही छवि थी कि जिधर सत्ता मिलेगी, जिधर सपोर्ट मिलेगा उधर ही चले जाएंगे। और शायद उसी विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया, एक्सपेरिमेंट किया। उनकी अपनी मर्जी बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य और फैशन का भी एक रूप है कि कभी एक समय था जब पार्टी बदलना एक गुनाह या एक बहुत ही गया गुजरा काम माना जाता था। बाद में पिछले 20-25 वर्षों में ऐसा दौर आ गया कि बहुत ही निर्लज तरीके से कहा जाता है कि हम तो सत्ता के साथ हैं, जिधर सत्ता मिलेगी उधर जा रहे हैं, जो सत्ता देगा, जो सत्ता में भागीदारी देगा, मैं उसकी पार्टी ज्वाइन करूं, बड़ी निर्लजता के साथ, और लोग उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। तो वो एक अलग विषय है जयंत चौधरी जी का। तो ऐसे में आप गौर कीजिएगा, इनके ज्वाइन करने के बाद भी अखिलेश जी ने मुखर रूप से कभी कुछ इनको कहा नहीं। क्यों? क्योंकि उनको शर्मिंदगी खुद में होती रही कि मैंने क्यों इतना ज्यादा कर दिया यार, पूरा रिस्क लिए थे। वो कसक थी, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। मैं एक छोटा सा सवाल इसमें, ठीक है, एक सवाल इसमें छोटा सा ऐड करके फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाता हूं। जो बात अखिलेश यादव ने कही, उस पे जाटों वाले मुद्दे पे मायावती ने भी अपनी बात रखी है। मायावती भी मैदान में कूद पड़ी हैं। उन्होंने भी कहा है कि ये जाटों का अपमान है। लेकिन मुझको जब ये चीज मैं देख रहा था, एक पत्रकार होने के नाते मुझे भी ध्यान आ रहा था कि वो शायद मायावती जी की ही सरकार थी जब मेरे ख्याल से महेंद्र टिकैत के लिए घेरा डाला गया था। यस, महेंद्र सिंह टिकैत जी जब यहाँ पर आए थे, लखनऊ में भी और वहां दिल्ली में भी उड़ा रहे थे, तो उसको बहुत अच्छे तौर पर नहीं लिया गया था। इट वॉज नॉट वेल टेकन बाई ऑल दीज पीपल। लेकिन साथ ही ये भी एक चीज है कि चवन्नी का जो शब्द आया है, ये शब्द भी इन लोगों के बीच की आपसी बातचीत का एक वो है। ये दोनों एक ये हम उम्र में रहे हैं, तो इस नाते ही सब आपस में दूसरों के बारे में भी तो चवन्नी है, अरे वो क्या कर लेगा है, इस तरह की इनकी भाषा रही। तभी जब इनसे पूछा गया था जयंत चौधरी जी से कि अरे पार्टी बदल तो नहीं देंगे, उनके पिताजी और दादाजी को ध्यान में रखते हुए, तो इन्होंने कहा कोई चवन्नी थोड़ी हो जो उछालोगे और बदल जाएंगे। तो ये लोग, ये अखिलेश जी और जयंत के बीच की जो भाषा है, आपसी जो एक प्रॉक्सिमिटी रही, उसमें ये शब्द खूब था, वो कसक निकल गई। आप तो लग रहा है कि गठबंधन करा के ही उठेंगे आज सम्राट जी। अभी जो बातें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि पहला हाथ आप और कपिल जी मिलाने वाले हैं यहाँ पे। ऐसा है कि हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं राजेंद्र जी, मैं नहीं आप इनकी जो है आपकी बातों से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि राजनीति में वोट लोकसभा या विधानसभा में पहुंचना या ना पहुंचना, वो समय समय पर उतार चढ़ाव, ये एक सामान्य घटना होती है। तो ये कहना कि उस वक्त आपके पास कुछ था नहीं,
हमारे पास किसानों की विरासत पहले भी थी। उस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था, उसमें जो है जयंत चौधरी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफी एक्टिव थे और उनको सपोर्ट मिल रहा था। उसी सपोर्ट को पाने के लिए प्रदेश जो है अखिलेश यादव जी ने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन किया था। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सीटें नहीं थी तो हमारे पास लोग नहीं थे, हमारा संगठन नहीं था। ठीक है, कोई समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भली भांति जानते कोई अरे गरे ऐसे इस तरह से गठबंधन नहीं कर लेते हैं। वो हमारे ऊपर एहसान करके गठबंधन नहीं किया था। और जब गठबंधन होता है तो चीजें होती है, आप जो है टोटल कंफ्यूज पहले भी थे और आज भी कंफ्यूज हैं। उस वक्त सीटें दे रहे थे, सिंबल हमको दे रहे, हमारे सिंबल पे अपने लोग लड़ाई दे रहे हैं। तो ये कौन सा आज कहा कि ये सीट आप ले लीजिए, कल पता चला अपने आदमी को दिए दे रहे हैं, साइकिल को लड़ाई दे रहे, कह रहे कि मान नहीं रहा। जब इस तरह की बातें आप अपनी पार्टी के अंदर ही लोगों को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने गठबंधन को कही हुई बात को नहीं निभा पा रहे हैं। एक पार्टी गलत हो सकती है ना, राष्ट्रीय लोकदल गलत हो सकती है, सुभाषपा नहीं गलत हो सकती है, और भी पार्टियां आपको छोड़ के चले गए। क्या सारे लोग गलत हो गए, केवल अखिलेश यादव जी सही हो गए? चलिए ठीक है, हम इसका एक पॉइंट जो है आकाश जी से भी समझ लेते हैं, फिर मैं कपिल जी के पास जाता हूं। आकाश जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये बीजेपी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि देखिए राजनीति वक्त का खेल है और ये जितने छोटी छोटी पॉकेट्स में जो राजनीतिक दल उभरे हैं, इन्होंने अपनी तरह से अपने समाज को जोड़ा है और समाज की ये राजनीति करते हुए अपने इलाकाई प्रभाव से किसी भी बड़ी पार्टी को ठीक ठाक सीटें निकलवा देते हैं या वोट कैटर कर लेते हैं। और यह भी बात सही है कि भाई आरएलडी की पहचान चौधरी चरण सिंह जी की वजह से यह बात तो रही है कि किसानों के वो बड़े नेता माने जाते रहे हैं। अजीत सिंह ने भी इस चीज को किया, जब दंगे वगैरह हुए तो जयंत और अजीत काफी लोगों के बीच में गए, लोगों के हिंदू मुसलमान को जोड़ना, ये वो सारी चीजें आरएलडी की तरफ से भी की गई। मुझे वो दौर, और कोरोना का वो दौर था, मतलब उस दौर में ये काम हो रहा था 2020-21 में। तो इस लिहाज से जब 24 में आपने भारत रत्न चौधरी साहब को देने का तय किया, जयंत चौधरी आपके पास आए, तो जाहिर सी बात है कि आज साथ साथ चलते हुए उनकी भी एक्सपेक्टेशन कुछ बढ़ी होंगी। तो अखिलेश यादव ने सिर्फ इसलिए ही सीटों का आंकड़ा या इस तरीके की बातचीत, और जैसे शैलेंद्र जी ने कहा कि हम कोई चवन्नी नहीं है जो उछाल देंगे तो बदल जाएंगे, मतलब ये इनकी बातचीत होती रही है इस तरीके की। अब सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी इन सारी चीजों को समग्र रूप में लेकर के और आगे चल पाएगी, या 27 में कुछ इशारे और भी होंगे? देखिए शेखर जी, भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और जब हम ये बात कहते हैं तो ये बात सिर्फ जनता के लिए नहीं है, ये बात हम अपने सहयोगियों के लिए भी कहते हैं। और हमारा इतिहास रहा है, 1980 में भारतीय जनता पार्टी के गठन के बाद से हमारा एक इतिहास रहा है कि हमने रीजनल पार्टियों को और उनके नेताओं को स्थापित करने में हमेशा मदद की है। बात मुलायम सिंह यादव जी की हो या मायावती जी की हो या ओम प्रकाश राजभर जी की हो या बहुत सारे ऐसे हम नेता बता देंगे उत्तर प्रदेश के बाहर भी, जिनको स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी ने मदद किया, उनको खड़ा किया। ये अलग बात है कि उसके बाद ये हम पे ही आरोप लगाते हैं। आज समाजवादी पार्टी के लोग ये क्यों नहीं बताते हैं पूरे देश को कि मुलायम सिंह यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उनका समर्थन किया था, लेकिन नहीं बता सकते क्योंकि वोट बैंक की बात फंस जाती है। वहां पे अभी कपिल जी एक बात कह रहे थे कि जब मैंने शिवपाल जी की घटना के बारे में बताया, शेखर जी मैं चुनौती के साथ कहता हूं, और कपिल जी एक वरिष्ठ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, पुराने नेता हैं, कम से कम अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करिए। 2008 की घटना है और जिस दिन शिवपाल जी के ऊपर ये कांस्टेबल ने हाथ चलाया था, उसके अगले दिन नेक्स्ट डे आप लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन किया था और उसमें 2-4 लोग हताहत भी हुए थे। इसलिए इसको नकारिए मत, उसके बावजूद भी आप लोगों ने गठबंधन किया था। इसलिए ये मत कहिए कि लाठी चल गई उसके बाद भी वो उनके साथ चले गए। राजनीति में सब लोग ये जानते हैं कि
कोई परमानेंट दोस्त, कोई परमानेंट दुश्मनी नहीं होती है। राजनीति हमेशा समीकरण और संख्या बल के आधार पे होती है। अब बात करते हैं, नहीं अब 30 सेकंड और ले लेता हूं मैं, 30 सेकंड और ले लेता हूं। अब बात करते हैं जो हालिया स्थिति है। समाजवादी पार्टी चाहे सुभाषपा हो या राष्ट्रीय लोक दल हो, इन दोनों को लेके 2022 का चुनाव लड़ी थी। इन लोगों का प्री पोल ऐलान था, उसके बावजूद भी जनता ने इनको नकारा। जनता ने इनको कहा कि आपको हम पसंद नहीं करते हैं। और इनके साथ आप सोचिए शेखर जी कि ये दोनों सहयोगी दलों का भी नुकसान हुआ। उसके बाद जब इन्हें समझ में आया कि हम लोग तो गलत पार्टी के साथ चले गए, फिर उन्होंने घर वापसी की है। और 2027 के चुनाव में हमारा जो एनडीए का कुनबा है, ये जैसे पहले इंटैक्ट था, आगे भी इंटैक्ट रहेगा। और हम सब मिलके 300 प्लस सीटों के साथ वापसी करेंगे और समाजवादी पार्टी इस बार शतक नहीं लगा पाएगी। चलिए ठीक है, अब हम इसका जवाब ले लेते हैं। कपिल जी, मेरे ख्याल से आरोप बहुत सारे आ ही गए हैं, तो मुझे नया सवाल रखने की जरूरत नहीं है, आप एक एक करके अपनी बात रख दें। आज केंद्र में आप ही हैं। देखिए, केंद्र में वही होता है जो जनता में प्रिय होता है, कि जिसके दुश्मन है बहुत आदमी अच्छा होगा, और शहर में मेरी तरह वो भी तन्हा होगा। तो ये आज से स्थापित नहीं है। और हाथी अपनी चाल चलता है, हाथी अपनी तरीके से चलता है, इसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो बहन मायावती जी का वो हाथी नहीं जिसको भाजपा ने हड़का के बैठा दिया ईडी और सीबीआई से। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, नहीं, आप साइकिल का उदाहरण दे सकते हैं। साइकिल पे पैडल मारने से सेहत अच्छी रहती है, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप में कोई, और कमल का फूल तो भाई राष्ट्रीय पुष्प है हमारा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग वो ठीक है। और उधर हैंडपंप है, मतलब ऐसा नहीं है भाई सबके सब ठीक है। हम लोग साइकिल पर भगवान श्री गणेश को चपका के चलते हैं, क्योंकि निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जरूरी है तो ये नहीं, जरूरी क्या है, बिल्कुल बहुत जरूरी है। और मैं एक चीज और भी कह रहा हूं कि देखिए, अब ये देखना है आपको आने वाले समय में कि चंदा चोरों के साथ कौन खड़ा, क्योंकि जो राम का ना हुआ वो किसका हो सकता है। भाई हमको तो आत्मनिर्भर भारत इन्होंने बना के दे दिया, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, पूरे विश्व को, सनातनियों को, कि अब मुगल मंदिर नहीं, मंदिर न तोड़ेंगे न चुराएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ये काम करेगी। आपने देखा हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, आरएसएस की पार्किंग देने के लिए दिल्ली में झंडे वाला मंदिर तोड़ दिया गया, भगवान राम के अमानत में खयानत कर दिया गया, चंदा चोरी के साथ साथ चढ़ावा चोरी भी किया गया, जमीनों के घोटाले किए गए और कमीशन खोरी किया गया निर्माण में। वो सारी चीजें आपके सामने हैं। और एसआईटी जो बनाई गई, उस एसआईटी को दरकिनार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये फर्जी एसआईटी बना दी गई थी, जिसकी फर्जी रिपोर्टें आई हैं। वो रिपोर्ट भी आज तक सामने नहीं है। पर्चा लीक का मामला हो, चाहे महंगाई का मामला हो, या अभी आपने देखा कि किस तरीके से चीनी का दाम 17 रुपए बढ़ गया, तमाम चीजें हैं। एक भी विकास कार्य नहीं गिना पाएंगे। कानपुर कॉरिडोर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है, 12,500 करोड़ का प्रोजेक्ट पानी में डाल दिया इन्होंने। उसी तरीके के लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर से जो लिंक एक्सप्रेसवे है, या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड हो, सब तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी है। हमारे पास चीजों की कमी नहीं है। इन्होंने जो 3 बार अपना संकल्प पत्र दिया, उसका एक वादा पूरा नहीं है कि किसानों की बिजली का बिल माफ और प्रदेशवासियों की बिजली का बिल हाफ। अगर हुआ हो तो बता दीजिए। तो कहने की बात ये नहीं है, ये तो सब अपनी जगह पर। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी अपनी मृदु भाषा के लिए ही प्रसिद्ध है और सबके प्रिय है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि जितने खुले मन से हम लोगों ने 2022 में समझौता किया था, उनकी ही सारी बातें मानी गई। जयंत चौधरी जी को जब राज्यसभा का टिकट दिया गया, तो आपको याद होगा कि यही ओपी राजभर साहब थे जिन्होंने खुल करके विरोध किया था और कहा कि हमारे लड़के को इन्होंने नहीं दिया एमएलसी का टिकट और इनको वो दे रहे हैं। उनसे ज्यादा तो हम वोट पाते हैं पूर्वांचल में। वो बकायदा ये सारी चीजों को, तर्कों को सिर्फ हम तक नहीं, आप लोगों तक लेकर के चले। ठीक है, ये जो बात भी हम लोगों ने दरकिनार किया। ठीक है कपिल जी, जो पॉइंट्स आप रख रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं, हाँ, जो पॉइंट्स आप रख रहे हैं उससे हमें समझ में आ रहा है कि ये 30, जैसा शैलेंद्र जी कह रहे थे कि केवल इतनी नहीं है, हर पार्टी के लिए है। लेकिन एक चीज और भी है जो बार बार आकाश जी ने इसी चर्चा में 2 बार कह दी,
तो आप चाहें तो उनको धन्यवाद दे सकते हैं भाई, मतलब जो उन्होंने बताया कि नेताजी किस तरीके से बीजेपी के सपोर्ट से चीफ मिनिस्टर बने 89 में, तो वो भाई आप चाहें तो उनको धन्यवाद दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके साथ में जनता है और बीजेपी के साथ की वजह से आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल फर्क नहीं आता। देखिए बहुत सीधी सी बात है, जो बनने लायक होगा मुख्यमंत्री वही ना बनेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात। हाँ। नहीं ठीक, ये जो बात बनने ठीक लायक है। होगा वही बनेगा। योगी जी पूरी बात बनने सुनिए, लायक है, इसलिए योगी जी को चरण प्रदेश की जनता लगातार अरे अवसर सुन दे तो रही है। लीजिए, ये बात ठीक है। अरे अब सुन लीजिए, अब पूरी बात सुन लीजिए। चौधरी चरण सिंह जी जो है वो प्रधानमंत्री जब बने थे और प्रधानमंत्री की कुर्सी कैसे खींची गई थी वो भी सबके सामने। आदरणीय नेताजी जो है मुख्यमंत्री अगर बने थे और उनके राजनीतिक धरोहर भी उन्होंने संभाली तो उसका कारण था कि वो उस लायक थे, उनको चौधरी चरण सिंह अपना पुत्र मानते थे। और दूसरी चीज उसमें देवीलाल और चंद्रशेखर जी का बहुत बड़ा हाथ। कहने वाले मैं तो इस यही बात को कहते कह रहा हैं हूं कि कि बीपी सिंह जी आप हवा में तैर रहे हैं। बनाना चाहते दो थे, लेकिन लोगों की मुलायम पार्टी सिंह आप यादव जी रहे ने हैं, अपनी सुनिए। एक पूरी समीकरण बना के आप उनको दो नहीं बनने लोगों की दिया। पार्टी भी रहे चर्चा हैं, होती है। आप दो लोगों की पार्टी रहे हैं, आपके पास वो हैसियत नहीं थी कि आप किसी को पीएम और किसी को मुख्यमंत्री बना ले। दो आप बने कब? आप तब आए जब आपने राम मंदिर के आंदोलन। चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा पीछे जाने से कोई लाभ होगा नहीं। ठीक है कपिल जी, आकाश राय जी, ये ठीक है, आपको मालूम है ना, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अभी 2026 में ही आते हैं वापस लौट करके। ठीक है, आगे 27 खड़ा है। शैलेंद्र जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, ठीक है आता हूं मैं कपिल जी। शैलेंद्र जी मैं समझना चाहूंगा आपसे कि जो स्थिति इस समय बन रही है, आपको लगता है कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज उत्तर प्रदेश की हैं, खासतौर से जो पॉकेट्स पार्टीज हैं, उसमें ये अपनी जगह बदलने के लिए इनकी भी कोई मंशा होगी, या आपको लगता है कि बीजेपी इस जगह पर अपनी चीजों को बचाने की भरसक कोशिश करेगी, भले उसके फॉर्मूले उसे डिफर करने पड़े? मुझे ये लगता है कि अखिलेश जी के इस बयान से चौंकने वाला, और इसके पहले जो उन्होंने सीट शेयरिंग के बारे में जो इन लोगों के बारे में उन्होंने जाहिर किया था, उससे ये बात तो समझ में आती है कि अंदर खाने में दोनों तरफ से हम अपने अपने गठबंधन मोर्चे में नए नए साथियों को जोड़ करके जो छोटे छोटे वोटों का एक ग्रुप है उसको भी अपने साथ जोड़ने की एक रणनीति पर काम चल रहा है। और ये उसी क्रम में शायद इनडायरेक्ट में दिया गया एक ऑफर भी है कि भाई देखो वहां से तो आपको इससे ज्यादा मिलना नहीं है, अगर चाहो तो इधर भी आ सकते हो इनडायरेक्ट में। और ये डायरेक्ट बात नहीं होती, इनडायरेक्ट में जब ऑफर दे दी जाती है तो हमारे पास सेकेंड थर्ड कई लेयर के जो लोग होते हैं वो सक्रिय होते हैं बातचीत में। देखो हमारे मुखिया ने तो ये बात जो बोली थी वो इसी परिप्रेक्ष्य बोली थी, कहिए तो बात आगे बढ़ाए। और इस तरीके से अंदर खाने में जब बात आगे बढ़ती है, एक लेवल तक मटेरियलाइज जब हो जाती है, तब दोनों के बीच में गुप्त मीटिंग करा करके बात खत्म कर दी जाती है। और ये ऐसा लगता है कि चुनाव के उस दौर में अब सारी पार्टियां प्रवेश कर गई हैं। अभी बहुतों की लॉयल्टी बदलेगी, बहुत सी सेटिंग गेटिंग होंगी। और यहाँ पर एक बात और भी है, तो वो ये कि जिसकी तरफ माहौल बनेगा, जो कि अब इस समय संक्रमण का दौर चल रहा है, बहुत कुछ बदल रहा है, लोगों का मूड, लोगों की भावनाएं, लोगों की लॉयल्टी, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की बहुत ज्यादा किसी एक के साथ जुड़े रहने की जो मजबूरी, वो सब में परिवर्तन हो रहा है बहुत ज्यादा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। और जो गठबंधन के दल है, विशेष करके वो लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं या जिनका सत्ता में बने रहना मजबूरी है, उनका निर्णय इसी के इर्द गिर्द घूमेगा कि हमको अब अगला पड़ाव कहाँ मिल रहा है जहाँ पर हमारा संरक्षण होगा, आगे की हमारी दुकान चलती रहेगी। तो इसलिए इसको इस इशारे के तौर पर भी देखा जाना चाहिए। ठीक है सम्राट जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एक इस तरीके की स्थिति तो रही है कि मतलब जैसे जब केंद्र में एनडीए की सरकार थी, अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे, अजीत सिंह उस सरकार में भी मंत्री थे, फिर यूपीए की सरकार आई, उसमें भी वो मंत्री रहे और भरपूर रहे। तो 2014 में गुणागणित बदल गई, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग रसातल में गए, आपकी भी पार्टी को संघर्ष करना पड़ा दोबारा से। तो अभी जो जहां पर आप खड़े हैं, तो आपको लगता है कि कंफर्टेबल सिचुएशन है,
या बीजेपी, अगर कुछ हवा का रुख बदलता हुआ आपको लगता है या आपके लीडर्स को लगता है, तो यही बात जो आज हवा में उछली है चवन्नी की तरह, वो क्या पता कि वापस आते आते एक टॉस का सिक्का बन जाए। चलिए, शायद हमारा संपर्क टूटा हुआ। आकाश जी, यही सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। बीजेपी कैसे इस चीज को इंश्योर करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वो लगातार आपके साथ में है, आपकी सरकार में है, तो सहयोगी दलों की जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करना एक बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के लिए। नहीं, ठीक बात है, लेकिन शेखर जी, सबसे पहली जो चुनौती हमारे सामने थी 2022 में सत्ता में आने के बाद, कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो हमें जिम्मेदारी सौंपी थी उसको कैसे बखूबी निभाएं, और हमने वो काम बहुत अच्छे से किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी थी उसको हमने बहुत बेहतर तरीके से निभाया। रही बात हमारी सहयोगी दलों की, तो निश्चित तौर पे हमने पहले भी कहा, फिर उस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि हम अपने सहयोगियों को कैसे उनको आगे बढ़ाएं, कैसे उनको स्थापित करें, इस दिशा में लगातार काम करते हैं और हमारा इतिहास भी ऐसा रहा है। इसलिए एनडीए के कुनबे में कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारी जो भी पार्टियां हैं हमारे साथ, सबके सब इंटैक्ट हैं गठबंधन में, और कहीं कोई विवाद नहीं है। विवाद तो समाजवादी पार्टी के लोगों में है। ये कहते हैं कि इंडी अलायंस, लेकिन आपस में ही लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय प्रभारी बन के आए हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गौतम साहब, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा आकाश जी, एक सेकंड आकाश जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। जैसे कपिल जी ने उस बीच में चर्चा में बातें उठाई थी, जब बहुत सारे मसले हैं, जैसे राम मंदिर का एक मसला है, चंदे चोरी वाला मामला है, ये समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो बना है, अब उसमें भी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है वो छिपी नहीं है किसी से। इसी तरीके से किसानों का भी मसला उन्होंने उठाया, इसी तरीके की जो शिक्षा वाली बात है, बहुत सारी चीजों को लेकर के समाजवादी पार्टी आप पे मुद्दों के लिहाज से प्रहार कर रही है। तो इनके जवाब भी आप इस चर्चा में दे दें, ताकि ऐसा ना रहे कि कोई हिस्सा बीजेपी को कहने का वक्त नहीं मिला। बिल्कुल 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 शेखर जी, ठीक बात आपने कहा। चंदा चोरी की बात आई, चंदा चोरी की घटना पे वहां पे भले ही वो ट्रस्ट का मामला था, लेकिन ट्रस्ट के लोगों ने जब हमसे कहा कि एसआईटी का गठन होना चाहिए, सरकार ने एसआईटी का गठन किया, जांच हुई, जांच के बाद एफआईआर हुई, जो दोषी थे उनको जेल भेजा गया। उसके बावजूद और भी गहन तरीके से जांचें चल रही हैं। अगर इन फ्यूचर कोई और भी व्यक्ति निकलता है तो उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। दूसरी बात जो आपने एक्सप्रेसवेज की, निश्चित तौर पे नई सड़क बनी है और कई जगह ऐसी चीजें आई हैं देखने में जो संतोषजनक नहीं है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई करेंगे। जो ठेकेदार होगा, जो कार्यदायी संस्था होगी, उसकी जो गलतियां होंगी, भाई उसका भी एक कानून होता है ना कि आपको अगर कोई सड़क आपने बना के दी है तो उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर निश्चित तौर पे उन्होंने गड़बड़ी की है उसको ठीक करके देंगे, नहीं ठीक करेंगे ब्लैक लिस्ट किए जाएंगे, दोबारा काम नहीं कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में। हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश में हमारी नीति अपराध और भ्रष्टाचार को लेके जीरो टॉलरेंस की है, रहेगी, और आगे भी ये नीति पे हम कायम रहेंगे। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी रसूखदार हो, अगर अपराध और भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में करेगा तो उसको बिहाइंड द बार भेजने की जिम्मेदारी हमारी है, और ये जिम्मेदारी बखूबी हम निभा भी रहे हैं। इसीलिए हम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि जब भी हम चुनाव में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश की जनता का पूरा स्नेह आशीर्वाद हमारे साथ होगा, और इसीलिए अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, उलूल जुलूल बातें करते हैं। चलिए ठीक है, मैं अब धीरे से इस चर्चा के आखिरी हिस्से में आ रहा हूं। मैं चाहूंगा कपिल जी आप अपना पॉइंट रख दें। देखिए, सबसे पहली चीज तो हम आपको ये कह दें कि सिर्फ कानपुर एक्सप्रेसवे का मामला नहीं है, ये लिंक एक्सप्रेसवे जो गोरखपुर को पूर्वांचल से जोड़ता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का भी मामला है, बुंदेलखंड का भी मामला है, और देहरादून एक्सप्रेसवे का भी मामला है। ये सारे भ्रष्टाचार आपके सामने खुल के आ गए। कोई एक आया होता तो समझ में आता, ये बच नहीं सकते। ठीक है, अपनी जवाबदेही से। दूसरी बात, जो 1,02,000 स्कूलें इन्होंने बंद की हैं, 22,000 तो उत्तर प्रदेश के अंदर बंद की हैं, 500 हमारे गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में बंद हो गई। और जहां तक कानून व्यवस्था का मामला होगा, आप तो पता ही होगा कि
शिव कुमार त्रिपाठी की हत्या गोरखपुर के अंदर जो है बोटी बोटी काट करके की गई है। तो रेयर ऑफ रेयर्स ठीक है, मेरे पास ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। आकाश जी आप रिप्लाई कर दीजिए, फिर मैं चर्चा में आगे बढ़ जाऊं। और कहीं मुख्यमंत्री नहीं जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपके सामने। और मैं एक चीज और बता दूं, इन्होंने कहा कि ये अपने साथ के लोगों का सम्मान करते हैं। शेखर भाई मुझे बताइए नीतीश कुमार का कितना सम्मान कर दिया ये आपके सामने। ठीक है, मेरे ख्याल से आपने, ठीक है आकाश जी और कपिल जी आप लोगों ने अपना पॉइंट रख दिया। मैं शैलेंद्र जी के पास जा रहा हूं अब। ठीक है, मैं एक सेकंड शैलेंद्र जी को इसका निर्णय यही शैलेंद्र जी अभी कर देते हैं अपनी बात रखते हुए। मैं आपसे जानना चाहूंगा शैलेंद्र जी कि जो मुद्दे समाजवादी पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जिसका काउंटर भी बीजेपी अपनी तरह से कर रही है, ये कितना प्रभावित करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत को चुनाव के लिहाज से? क्योंकि अल्टीमेटली हमने ये देखा है कि हमारे प्रदेश में चुनाव बहुत गहरे मुद्दे जो होते हैं उनसे बिदक करके और होता किसी और ही चीज पे है जाकर के। बिल्कुल दुरुस्त बात कही। ये सारी बातें ऐन मौके पर चुनाव में बेमानी हो जाती है, वहां पर जातीयता काम आती है, वहां लॉबी काम आती है, शराब जो वितरित होती है रातों रात, जो पैसे बांटे जाते हैं और जो आगे उनको हिस्सेदारी देने की बात आती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन एक माहौल जो बनता है वही ऐसे मौके पर इस तरह के लोगों को भी आपके साथ में जोड़ने में मदद करता है। तो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो मुद्दे हल्के नहीं हैं, वो वास्तविक हैं और उसका सही और समुचित जवाब देना पड़ेगा सरकार को। ये कहना है कि सड़कों में खराबी आई है अगर तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ठेकेदार का ये व्यवसाय है, उसमें प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा, लेकिन जो उसमें कमीशन ले लिया अधिकारियों ने अलग अलग लेवल पर, उसका हिसाब कौन देगा? और वही अधिकारियों के द्वारा लिए गए कमीशन की वजह से ही ठेकेदार मजबूर होकर के इतने गिरे स्तर का बनाया। क्यों? क्योंकि उसको एमबी करना, उसको वेरीफाई करना उसी अधिकारी का काम था जिसने इतना बड़ा कमीशन लिया। तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि केवल हर जगह देखते हैं यही होता है, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ठीक बात है। कंपनी को ब्लैक लिस्ट। शैलेंद्र जी मेरे ख्याल से आपने वो बात रख दी है। ये बात मेरे ख्याल से चाहे सपा हो चाहे बीजेपी हो, अक्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज, मैं बार बार कहता हूं कि आपका काम पॉलिटिक्स में आपकी जिंदगी सबसे ज्यादा कठिन है। एक अधिकारी एक एग्जाम पास करके और 35-40 साल बहुत आराम से नौकरी करता है, एक नंबर में भी तनख्वाह पाता है और नीचे टेबल के पता नहीं कितना कितना लेता है। और ये कपिल जी आपकी भी सरकार में हुआ है, इनकी सरकार में, बात सभी सरकारों में हुआ है। और अधिकारी जिस तरीके से सरकारों को, सरकार के मुखिया को मैनिपुलेट करता है, वो भी मेरे ख्याल से आप लोगों के पास अब इस चीज का काफी अनुभव है। आपके जो पार्टी को चलाने वाले हैं उनके पास भी काफी अनुभव है। तो आप ये मत समझिए कि आपकी पार्टी की सरकार है तो सारी चीजें आप ही चला रहे हैं, आप तय कर रहे हैं। उसको चलाने की जिम्मेदारी जिसकी है, असल में वो अपनी सहूलियत के लिए आप लोगों को इस तरीके की चरखी में लपेट देता है कि आपको लगता है कि हम जिन्ना को निकाल लेंगे तो बात बन जाएगी, पीडीए में पिछड़े को पंडित बना देंगे तो बात बन जाएगी। इससे बात बनेगी नहीं। कुल मिलाकर के इस 24-25 करोड़ के प्रदेश को आपका ही साथ चाहिए होगा, क्योंकि आप पॉलिटिकल पार्टी हैं और हम चुन आपको ही सकते हैं। यह बात मैंने इस प्रदेश की जनता की तरफ से आप दोनों जिम्मेदार पार्टियों के प्रवक्ताओं के सामने रखी है। मेरे ख्याल से आप इस पर विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जी, कपीश जी और शैलेंद्र जी, आप सभी लोगों का इस चर्चा में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे प्रदेश की राजनीति जैसे जैसे चुनाव आता है, अलग अलग गलियों से होती हुई, कूचों से होती हुई, चौराहों से होती हुई एक ऐसी दिशा में चली जाती है जिसका ओर छोर चुनाव के बाद मिलता नहीं है। पहले के चुनाव में भी हुआ है, इस चुनाव में हो रहा है। ना समझ में आए तो देखते रहिए इन चीजों को बहुत गंभीरता से। और जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आपको ये खुद ही नहीं याद होगा कि आपने जिसको चुना है उसको काम क्या सौंपा है। तो कम से कम इस चुनाव में ही अपनी बात को, अपने मुद्दों को साथ में रखिए। और चाहे वो चंदा चोरी हो या किसी फ्लाईओवर का बनना हो या फिर किसी और तरीके की स्थिति हो, ये सारी चीजें जिस तरीके से होती हैं उसको करने वाला जिसको हम चुन रहे हैं वही नहीं होता है। उसके नीचे जितना बड़ा प्रशासनिक अमला काम कर रहा होता है, दरअसल जिम्मेदारी उसकी है जिस पर इनका कंट्रोल एक समय के बाद नहीं रह जाता। लेकिन जवाब सरकार को ही देना है, इसलिए वो भी सोचें
जिन्हें अपनी सरकार बनानी है, और वो भी सोचें जो सरकार को लगातार कान में भरते रहते हैं। नमस्कार। बीजेपी के लोगों को कम से कम उनका सम्मान बनाना चाहिए और उन्हें 4 गुना सीट देनी चाहिए। तो 4 गुना कितनी हो गई? 30 के 4 गुना कितना हो गया? 120 सीटें मिलनी चाहिए उन्हें। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले। हम लोगों ने 54 का रुपया बना दिया, तब भी हमें छोड़ के चले गए। उनका सहयोग किया हो या जो आज भी उनके साथ खड़े हो, उनको वो इस तरह के बयानबाजी से सोचने को मजबूर कर रहे हैं। 1989 में धोखा देके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई। कह रहे हैं ना, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कब क्या किसको बोल दे रहे हैं